आई एम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो मिडिल क्लास में ना आप भी इस चीज़ को रिलेट कर रहे होगे, एंड मेजॉरिटी में 90% लोग जो है इंडिया में वो मिडिल क्लास ही है। तो हमारे घर में जब पैसा आता है ना तो बचता बाद में, उड़ता पहले, खर्चा पहले होता है, राइट। तो शुरू से ही ऐसी चीज़ थी कि सेक्रीफाइसेस बहुत देखे हैं अपनी फैमिली के अंदर, पैसों को लेकर के बहुत स्ट्रगल देखे हैं। पापा की जॉब है, ठीक है, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वो इतने सालों से, तो उनकी जो सैलरी है ना, ठीक है, घर का खर्चा पूरा हो रहा है, बट हर एक छोटी से छोटी चीज़, मान लो अगर ज़रूरत भी है ना तो 100 बार सोचना पड़ता था कि भाई हाँ, अगर बिना लिए भी गुजारा चल रहा है ना तो रहने दो, ठीक है। फैमिली ऐसे चल रही थी, चल रहा था, सारी चीज़ें, सर्वाइवल मोड ऑन था उस टाइम पे। फिर सर्टेन पॉइंट पे ना जब कोरोना का पीरियड आया तो चीज़ें और वर्स हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। उस टाइम पे मेरी फैमिली पे भी 12 लाख का लोन चल रहा था। अच्छा, इतना बड़ा लोन चल रहा था, एंड कोविड का टाइम आ गया था। तो आई वॉज लाइक कि यार कुछ तो करना है फैमिली को, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। हमारे पेरेंट्स हमें नहीं बोलेंगे कि भाई तू कमा, वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बट ये बीइंग अ डॉटर एंड बीइंग अ सिंगल चाइल्ड ऑल्सो, मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ, तो मुझे ये चीज़ थी कि यार कुछ तो करना है, और जो करना मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, तो काम करना है। एंड मुझे एक बहुत ही यंग एज में ये चीज़ समझ में आ गई थी कि पैसा बहुत ज़रूरी है, एंड पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी पैसे से एक इंसान की वैल्यू डिफाइन होती है, और अगर एक ज़िंदगी अच्छी काटनी है तो पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज फाइंड करने शुरू किए, सर्च किया कहाँ से मैं काम सीख सकती हूँ, कहाँ से मैं कमा सकती हूँ, एंड अपनी स्किल्स को और पॉलिश कर सकती हूँ। चीज़ें फाइंड आउट करती चली गई, एंड उसी दौरान मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग का एक मॉडल जो है वो समझ में आया। एंड जब मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल समझ में आया ना, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिली है, करते हैं। क्योंकि लोगों को ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है कि ठीक है अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, ओके कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, हुआ नहीं हुआ। बट जिस इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, एंड वो अपनी फैमिली को देख रहा है, एंड वो देख रहा है कि भाई कैसी चीज़ें चल रही हैं, तो उसके पास अगर एक अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है ना, तो उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके वो दिन रात एक करके कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो मेरा भी ये था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, खोने को कुछ नहीं था, खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। तो अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली है, दिन रात मेहनत करके इसमें लग के अपना करियर बिल्ड करना है। तो वहाँ से चीज़ें शुरू करी थी। हम सभी ने सुना है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, कहीं ना कहीं अलग अलग सोर्सेज से, बट एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? देखो, अफिलिएट मार्केटिंग को अगर सिंपली एक्सप्लेन करा जाए ना, तो अफिलिएट मार्केटिंग इज़ अ मॉडल जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज एक कंपनी है, ठीक है, उसने कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, कोई भी XYZ कंपनी, और उसने एक प्रोडक्ट बनाया। अब कंपनी का मेन मोटिव क्या है कि भाई वो कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट करे, राइट। मान लो 5 रुपये का प्रोडक्ट है, तो कस्टमर तक ऑब्वियस सी बात है वो 5 रुपये में नहीं जा रहा है। मान लो अगर आज हमारे पास आईफोन है या कोई भी फ़ोन है, अब मान लो फ़ोन 2 लाख का बिक रहा है आईफोन, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 2 लाख की है, वो बन जो रहा है मे बी 20-30,000 का बन रहा है, बट उसको मार्केट करने के लिए जो है वो 2 लाख की वैल्यू रखी जाती है, राइट। तो इन अ सिमिलर वे कोई भी कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो दे वांट कि भाई वो कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट को लेकर के जाए। उसके लिए वो डिफरेंट चीज़ें करती है, वो मार्केटिंग करती है, वो एडवर्टीजमेंट के लिए लोगों को हायर करती है, राइट। तो इन अ सिंपल वे एक ऐसा मॉडल जहाँ पर कंपनी कस्टमर तक जाती है, कंज्यूमर तक जाती है, एंड बीच में अगर वो अफिलिएट मॉडल को इंट्रोड्यूस करती है, जैसे लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स को दे कैन शेयर, दे कैन रिकमेंड, एंड कंपनी उनको एक सर्टेन प्रॉफिट जो है वो शेयर करती है। एंड आज के टाइम पे देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो कि अफिलिएट कर रहे हैं, अफिलिएट को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे देयर आर वेरी फेमस ऐप, जैसे अमेजोन हो गया, जेविजू हो गया, क्लिक बैंक हो गया, एंड सवाना हो गया, अपस्टॉक्स हो गया। यहाँ पर वो अपने चीज़ें वहाँ पर डाल रहे हैं कि भाई कस्टमर तक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुँचे, कस्टमर को पता लगे कि हाँ ऐसा भी कोई फलाना प्रोडक्ट है और उनसे उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कंपनी को चाहिए कि भाई उनका प्रॉफिट निकले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर करें, तो दे डोंट माइंड कि भाई अगर कोई उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो कंपनी उनको खुशी खुशी जो है कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है वो शेयर कर देती है।
और आज के टाइम पे देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग, जैसे यूट्यूबर्स हो गए। हम देखते भी हैं, कोई भी हम वीडियो ऑन करते हैं, वो बीच में कोई ना कोई एक सर्टेन प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड कर देता है। वह आपको क्या लगता है वो फ्री में कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे, कंपनी उनको आकर के पैसा दे रही है। एंड आपके भी रेफरेंस से जैसे वो मेंशन कर देते कि हाँ भाई, अगर आपको चीज़ शेयर करनी है या फिर मतलब कुछ चीज़ अगर आपको पसंद है, एंड इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू यूज़, देयर इज़ अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट, एंड पर डाउनलोड भी जो है कंपनी उनको जो है वो प्रॉफिट शेयर करती है। तो देयर आर सर्टेन ब्रांड्स, राइट। अब अगर एक इंसान, मान लो एक मिडिल क्लास इंसान जिसके पास ऑडियंस बेस नहीं है, ठीक है, अब यूट्यूबर्स कर रहे हैं, देयर आर सो मैनी पीपल, देयर आर सो मैनी इन्फ्लुएंसर्स जो कि इंस्टाग्राम पे भी आए दिन कुछ ना कुछ प्रमोट करते रहते हैं, राइट। अब उनके पास ऑडियंस है, द मेन फैक्टर इज दिस। अब जो इंसान जिसके पास ऑडियंस ही नहीं है वो कैसे शुरू करेगा? तो उसके लिए भी देयर आर डिफरेंट थिंग्स, देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जो कि सिखाता है प्रॉपरली, तो उनके थ्रू यू कैन डू इट। हम सभी ना कभी ना कभी यूट्यूब पर वो वीडियोस हमने देखे होंगे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जिसमें कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, और फिर लास्ट में वो कहते हैं कि भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शायद वो एफिलिएट मार्केटिंग का ही पार्ट है। एफिलिएट मार्केटिंग है, और ना पता है एफिलिएट मार्केटिंग ना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन पार्ट, एंड वी आर ह्यूमन आर लाइक जस्ट प्रोमोटर्स, ठीक है। बचपन से ही हमारे खून के अंदर है कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद आई है, हम मान लो किसी रेस्टोरेंट का खाना पसंद आया, तो हम जाकर के तारीफ़ कर कर आते हैं 10 दोस्तों में कि हाँ भाई अच्छा लगा, तू भी यूज़ कर। कोई मान लो शैम्पू यूज़ किया है, तो वी आर बॉर्न एज ए रिकमेंडेड, राइट। तो रिकमेंड करना हमारे खून में ही है, बस उसको अगर पर्टिकुलरली एक सही चीज़ में अगर हम उसको इंडल्ज कर ले तो उससे प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। यानी कि हम फ्री में पता नहीं कितने चीज़ों को रिकमेंड करते हैं, हाँ, कुछ नहीं मिलता। एग्जैक्टली। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हमें वही काम करते जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, हमें पैसा मिल जाता है, पैसा मिल जाता सिंपली है। अफिलिएट मार्केटिंग में मैंने बहुत डिफरेंट मॉडल्स भी देखे हैं, ठीक है, जहाँ से लोग कुछ भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मैंने अपने टाइम में एक टाइम पे किया भी था, मैं ब्लॉगिंग भी करती थी अफिलिएट इंडस्ट्री में आने से पहले, मैं वीडियो एडिटिंग भी करती थी। बट द मेन थिंग इज दिस, मैं ना अपने स्किल को मोनेटाइज नहीं कर पा रही थी, मैं ज़्यादा लोगों तक नहीं जा पा रही थी, अपनी स्किल को ना लोगों के सामने सही वे से प्रेजेंट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। और वहाँ पे कमी थी लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। मेरे को जितना मालूम है, ठीक है, उस हिसाब से मैं कर रही हूँ, पर अगर मुझे एक्स्ट्रा एज चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा पता भी तो हो। अब वो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज कहाँ से लूँ, क्योंकि कोई मेरे आसपास सराउंडिंग्स में तो वो चीज़ नहीं कर रहा जो मैं कर रही हूँ, राइट। तो जब मुझे अफिलिएट मार्केटिंग पता लगी, अब अफिलिएट मार्केटिंग में भी ना अपने मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने अफिलिएट मार्केटिंग में कई तरीके की देखी है। देयर आर डिफरेंट थिंग्स जहाँ पे लोग अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, बट द थिंग इज दिस, वहाँ पे ना गाइडेंस इज़ द मेन थिंग, एंड सही डायरेक्शन नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। अगर एक बिगिनर करना चाहता है अफिलिएट मार्केटिंग, अब वो कैसे करेगा, उसको नॉलेज ही नहीं है, वो सही रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, कोई सही बताने वाला नहीं है, एंड जो इंसान जो टेक्निकल चीज़ों में इतना एक्सपर्ट नहीं है वो कैसे करेगा। एक बिगिनर बहुत कंफ्यूज होकर के बैठ जाता है, ठीक है करना है, पर करना कैसे, वो इज़ द मेन पार्ट ना। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट बात पता मुझे क्या लगी यहाँ पर, कि अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर देयर आर डिफरेंट आज के टाइम पे एडटेक प्लेटफॉर्म्स जो है ना, वो अफिलिएट मॉडल के अंदर जब आ चुके हैं ना, वो एक वरदान की तरह इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लाइक देखो, अफिलिएट मार्केटिंग जो है उसके अंदर अगर आप एजुकेशन को इंक्लूड कर रहे हो, राइट, लोगों को एजुकेशन दे रहे हो, लोगों को स्किल्स के बारे में सिखा रहे हो, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। अब वो एडटेक सेक्टर्स क्या हैं कि लोग ठीक है करना है, पर करना कैसे है वो समझाने वाला कोई चीज़ नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो एडटेक सेक्टर्स ने क्या किया, एक इंसान करना चाहता है तो एडटेक सेक्टर एज अ अफिलिएट उनको पूरा बना बनाया चीज़ दे रहा है कि भाई ठीक है तुम ऐसे ऐसे करो, ठीक है, इन रिसोर्सेज को तुम यूज़ करके कर सकते हो। तो द मेन थिंग इज दिस, वो चीज़ होती है। एंड जो इंसान जो कि टेक्निकल में भी अच्छा नहीं है, जिसको नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो ज़ीरो से भी अगर शुरू करना चाहे, 15-16 साल का बच्चा भी अगर करना चाहे, तो इतना ईजी बना दिया है इन एडटेक सेक्टर्स ने अफिलिएट मॉडल्स को कि भाई आप सीखने के लिए अगर रेडी हो ना, तो आप यहाँ से काम करके अच्छा खासा कुछ कर सकते हो, अपनी नॉलेज को पॉलिश कर सकते हो, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो, अपने आप को मार्केट कैसे कर सकते हो, वो प्रॉपरली रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। आप अफिलिएट कर भी किस चीज़ की रहे हो, वो भी बहुत मेन सेक्टर है। अब जैसे आई एम प्रमोटिंग एजुकेशन, आई एम प्रमोटिंग स्किल्स। कैसी स्किल्स? स्किल्स यार आज के टाइम पे जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट,
गेम्स, अगर आपका इंटरेस्ट गेम्स के अंदर है तो आप जो गेमिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं या गेमिंग एप्लीकेशंस आती है वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, कोई नहीं आज के टाइम पे बता रहा है। VFX सॉफ्टवेयर को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो देयर आर ह्यूज स्कोप्स कि सोशल मीडिया के थ्रू ना काफ़ी ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम ग्रो कर सकते हैं बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में, या फिर अलग अलग जो भी हम चाह रहे हैं जिस भी फील्ड में, हम हर फील्ड में हम ग्रो कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। बट सोशल मीडिया में ही ना अगर इनकम करने की बात की जाए, अर्न करने की बात की जाए, तो पैसे के मामले में ना बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं लोगों के साथ। एग्जैक्टली बहुत पता है। यहाँ पे मैं बताऊँ, लैक ऑफ नॉलेज इज़ द मेन थिंग। लोग ना सही जगह इन्वेस्ट करने से पहले 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, बट जहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन पूछना चाहिए वहाँ पे आंख बंद करके पैसा दे आते हैं। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट? तो पैसा आ कहाँ से रहा है? सट्टेबाजी इज़ द थिंग, ठीक है? आप जुआ खेल रहे हो, जुए से आप पैसे कमा रहे हो, राइट? तो यहाँ पर नॉलेज नहीं है। आप अब आज के टाइम पे ना बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी ना लोग ना कई लोगों की फेक प्रोफाइल्स बना लेते हैं, सोशल मीडिया पे मैसेज करते हैं कि भाई आप हमें इतना इन्वेस्ट करो, हम ना ट्रेडिंग से आपको ना 20 दिन में पैसा डबल करके दे देंगे। हाँ, आप हम इतना इन्वेस्ट करके दो, हम उसमें डबल करके दे देंगे। दिमाग नहीं लगाते हैं कि भाई कैसे डबल करके देंगे। मान लो अगर ट्रेडिंग वो बोल रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग से डबल करके देंगे, तो क्वेश्चन पूछो ना कैसे डबल करके दोगे, क्या एनालिसिस है, किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी ये तो मिल जाएंगे बिना कुछ किए। एग्जैक्टली जो कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, वो बताओ, कैसे पैसे डबल हो जाएंगे। अब कई लोग ना कई लोगों के फेक अकाउंट्स बना लेते हैं, ठीक है। मान लो अगर किसी ने मेरा कोई फेक अकाउंट बनाया, ठीक है, अब मेरा जो फेक अकाउंट है, जो स्कैमर है, ठीक है, वो मेरे फॉलोअर्स को जाकर के लेट्स सपोज मैसेज कर रहा है कि भाई मैं आपका पैसा 2 दिन में या 4 दिन में डबल करके दे रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे इतना इन्वेस्ट करो, ठीक है। लोग ने कहा चलो ठीक है हम कर देते हैं इन्वेस्ट। अब जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स मंगवाई जा रही हैं वो राकेश की है, वो रमेश की है। यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे कि भाई आपको पैसा पे कर रहे हैं ना, तो ये क्या चीज़ है, ये क्या। तो जहाँ पर इजी मनी दिखती है ना, लोग ना वही चीज़ है, बहुत आलसी हैं आज के टाइम पे। इंडिया के ज़्यादातर मेजॉरिटी में ना ये चीज़ चाहिए, बैठे बैठाए काम हो जाए, ना हमारा दिमाग लगे, ना हमारी मेहनत लगे, ना हमारा टाइम लगे, बैठे बैठाए हमें चीज़ें मिल जाए। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी और सही चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी आपका पैसा अगर इतनी आसानी से डबल करके दे देता तो फिर तो दुनिया में कोई भी इंसान काम ना करता। सभी ऐसी लॉटरी रिच क्विक स्कीम से अपना पैसा डबल या मल्टीप्लाई करते रहते। तो यू नीड टू एनालाइज दिस थिंग कि भाई अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आप देखो कि भाई पैसा जो है वो नॉलेज पे आप कमा रहे हो, ठीक है। और जहाँ पर आपको नहीं इन्वेस्ट करना है वहाँ पर सोचो कि भाई तभी इस टाइम पे इतने ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, क्योंकि लोग सही तरीके से नहीं काम करना चाहते हैं। लोग रिच क्विक स्कीम लॉटरी माइंडसेट से आ रहे हैं, वो चीज़ इज़ द मेन थिंग। एंड एक चीज़ समझनी भी पड़ेगी, मान लो एक इंसान इंडिया में आज के टाइम पे 15 साल तो स्कूल करता है, यस और नो। 12 साल तो चलो स्कूल, और 3 साल मैंने वो कैलकुलेट किया, LKG UKG नर्सरी, 3 साल 15 साल हुए। उसके बाद करता है ग्रेजुएशन 3 साल की 18 साल, 2 साल करता है पोस्ट ग्रेजुएशन 20 साल, और कई और हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, राइट, PhD करते हैं और आगे आगे करते हैं, राइट। तो द मेन थिंग इज दिस, एक इंसान 21 साल मेहनत कर रहा है और उसको एंड में क्या मिल रहा है, एक जॉब के लिए 10-15 हज़ार की जॉब। मतलब आपने 15 हज़ार की जॉब के लिए भी 21 साल टाइम दिया है, पैसे दिए हैं, मेहनत करवाई है, ठीक है, पेरेंट्स ने भी और आपने खुद ने भी मेहनत किया। टीचर का लेक्चर पसंद नहीं भी था, टीचर पसंद नहीं थी, तो भी धक्के से आप उस क्लास में बैठे हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पास होना है, नॉलेज लेनी है। तो जब 15 हज़ार की नौकरी के लिए आप 21 साल दे सकते हो, तो अपने खुद के करियर के लिए, अपने खुद को इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने खुद पे काम करने के लिए आप 2 साल नहीं दे सकते हो सही तरीके से, सही एफर्ट्स डाल के। वो इज़ द मेन चीज़। जो इंसान वो चीज़ करने के लिए रेडी है, आपको पता ही है रिजल्ट्स तो उस इंसान को डेफिनेटली, क्योंकि पैसा बाय प्रोडक्ट है। वो एट द एंड ऑफ द डे यार, एक इंसान जो कैपेबल है, जो डिजर्विंग है, जैसे हमने पहले भी बात करी, अगर इंसान काबिल है ना, वो सीखने पे काम कर रहा है और वो रुक नहीं रहा है, तो पैसा बाय प्रोडक्ट है यार। ऐसे इंसान के पास क्यों नहीं पैसा आएगा? वो जक मार के पीछे आएगा, क्योंकि तुम काम कर रहे हो, तुम स्किल्स को पॉलिश करने पर ध्यान दे रहे हो। पर अगर तुम बैठे हो इस आस में कि भाई कोई आके थाली में परोस के जाएगा और मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो उस माइंडसेट से आज के टाइम पे तो तुम नहीं ग्रो करने वाले। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यानी कि जल्दी पैसा बनाने के पीछे मत भागो, किस तरीके से पैसा बन रहा है या किस तरीके से हम बना सकते हैं, कमा सकते हैं, उस चीज़ भागो। जब भी हम अपनी कॉलेज लाइफ में होते हैं या फिर लाइफ के किसी भी स्टेज पर होते हैं ना, हमारे पास हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती है
जो हमें मतलब बताती है कि यार हम इस चीज़ के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं, हम अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हम लोग ट्राई भी करते हैं, लेकिन 99% लोग ना बीच में ही रुक जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी फील्ड में एफिलिएट मार्केटिंग में डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि ऊपर नीचे ग्राफ आया होगा, सोचा होगा, डाउट हुआ होगा। तो उस टाइम पर क्या वो चीज़ें हैं जो आपको रोक कर रखती हैं? द मेन थिंग इज़ दिस कि यार अगर आपका वाई क्लियर होगा ना तो आप रास्ता जो है, अगर वाई क्लियर है तो हाउ अपने आप फिगर आउट हो जाता है, सीधी सी बात है। तो पहली चीज़ आपका वाई, मान लो जैसे अब ये दीवार है, अब मैं इसको बोलूँ कि भाई मुक्का मार के तोड़ दो, आप बोलोगे आपके पास रीज़न नहीं है, क्यों तोड़ूँ मैं, क्यों अपने हाथ को मैं तकलीफ दूँ, आप नहीं करोगे। बट अगर मैं बोलूँ कि भाई इस दीवार के पीछे आपकी फैमिली है एंड आई डोंट नो कैसे वो वहाँ पे स्टक हो गए एंड वहाँ पे फायर लग गई है, तो यू हैव नाउ स्ट्रॉन्ग रीज़न नाउ। अब आप क्यों कैसे वो नहीं देखोगे, अगर आपसे नहीं हो रहा आप 4 लोग बाहर से बुला करके लेकर आओगे एंड दीवार तोड़ोगे, राइट। तो वाई शुड बी वेरी क्लियर। सेकेंड चीज़, बी डिजर्विंग देन डिजर्व। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस कि मिलता सब कुछ है, काबिल बनना पड़ता है। अब एक इंसान है, मान लो उसको वेट लॉस करना है, ठीक है, काफ़ी वो हेल्दी है, उसने गेन करके रखा है, एंड मान लो 2 महीने में उसकी सिस्टर की मैरिज है और उसके भाई की मैरिज है। अब ही वॉन्ट्स कि भाई मुझे थोड़ा स्लिम होना है, मुझे थोड़े अपने इंचेस कम करने हैं, है ना। अब वो अपने आप को ना तो जिम के लिए भेज रहा है, ना वो अपने आप की क्रेविंग्स को रोक रहा है, ना वो डाइट पे कंसंट्रेट कर रहा है, वो चाहता है। चाहने से कुछ नहीं होता ना, ठीक है, चाहत है, पर तुम उसके लिए काम करने के लिए, एफर्ट्स देने के लिए कितने रेडी हो। अब क्या वो इंसान डिजर्विंग है कि वो अपने वेट लॉस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अब ऐसे आज के टाइम पे देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। हम अगर यूपीएससी की भी बात करें या हम आईआईटी की बात करें, तो 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद पता है कि भाई मेरे को आईआईटी क्लियर करना है। अब उसकी प्रिपरेशन उसको 10th से या 11th से स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट। बट वहीं से अगर उसके दोस्त का फ़ोन आ जाता है बीच में कि भाई आजा, आज गेड़ी मारने चलते हैं, आज इधर चलते हैं, आज उधर चलते हैं, अब वो वहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहा। उसको ना बोलनी चाहिए और उसको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, बट वो ना बोल करके हाँ हाँ भाई ठीक है चलते हैं, आज यहाँ पे चलते हैं, आज वहाँ पे चलते हैं, क्लासेस बंक कर रहे हैं। तो ऐसे क्या उसका कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर होगा? बिल्कुल भी नहीं, चांसेस ही नहीं है। द मेन थिंग इज दिस कि भाई अगर तुम्हें कोई काम करना है और तुम चाहते हो कि हाँ, मान लो मुझे महीने का 4 लाख कमाना है या मुझे महीने का 2 लाख कमाना है, तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, क्या तुम उतने एफर्ट डाल रहे हो? तुम उसके काबिल हो? अगर काबिल हो तो तुम कर लोगे। यू शुड बी दैट डिजर्विंग थिंग। मैंने ना एक चीज़ देखी थी, किसी इंटरव्यू में सुना था मैंने, एक ना डैन गेबल है, ठीक है, वो कि रेसलिंग चैम्पियन है, ठीक है। तो जब उन्होंने जीता ना अपना कंपटीशन, चैम्पियनशिप जीत ली, तो एक इंटरव्यूअर ने ना उनसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। उन्होंने क्या चीज़ बोली कि भाई क्या चीज़ थी जो कि आपने अपने आप को जो है इतना ज़्यादा अपनी बॉडी को ट्रेन किया एंड आज आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत चुके हो, क्या चीज़ थी? डैन गेबल ने एक चीज़ बोली थी कि जब मैं अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा था ना बाहर बैकेंड पे, तो मैं जब अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा हूँ तो आफ्टर सम टाइम मैं थक रहा हूँ, ठीक है। थक के जब मैं पानी पीने जाता था ना, तो पानी पीते पीते आई एम क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि भाई क्या मेरा कॉम्पिटिटर अभी मेहनत कर रहा होगा? क्या मेरा कॉम्पिटिटर अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा? और मेरा माइंड जवाब देता था हाँ कर रहा होगा। मैं उठता था, मैं वापस जाता था और मैं मेहनत करता था। एक सर्टेन पॉइंट के बाद मैं फिर थकता था, मैं फिर वापस आकर के पानी पीता था, थोड़ी सी सांस लेता था, और तब मैं अपने माइंड से दोबारा पूछता था क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा कॉम्पिटिटर मेहनत कर रहा होगा? दिमाग जवाब देता था हाँ कर रहा होगा। वो फिर वापस जाता था, वो फिर आता था, फिर दिमाग वही जवाब दे रहा है कि हाँ भाई अभी भी मेहनत कर रहा है तो कर। फिर वो वापस जा रहा है एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट वो फिर वापस आकर के जब बोल रहा है, अपने माइंड को क्वेश्चन कर रहा है, अपने माइंड को क्वेश्चन कर रहा है वो बार बार, और पूछ रहा है कि भाई अब इस पॉइंट पे क्या मेरा कॉम्पिटिटर अभी भी लगा होगा, अभी भी मेहनत कर रहा होगा? और माइंड बोलता था नहीं, अब ये एक एज है कि भाई ठीक है अब हर बंदा अपना दम तोड़ देगा, अब नहीं कर सकता। इसी चीज़ को एडवांटेज की तरह यूज़ करके मैं फिर वापस जाता था और मैं फिर मेहनत करता था। अब ऐसा इंसान क्यों ना जीते? क्योंकि उसने अपने आप को डिजर्विंग बनाया, उसने अपने आप को एक एक्स्ट्रा एज दिया। तो ऐसा इंसान क्यों नहीं करेगा? क्यों? और उसने एक चीज़ बोली थी कि मैंने रिंग के बाहर इतना ज़्यादा पसीना बहा लिया ना,
बाहर मैदान में मैंने इतना काम कर लिया कि रिंग के अंदर अब मेरा खून बहाने के चांसेस ही खत्म हो गए। तो द मेन थिंग इज काम करना है। 18 से 24 साल की जो एज है ना हमारी, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। मैं कहती हूँ 18 के 15 साल से, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी इज़ ईजी टू कोप अप विद द थिंग्स, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन 24 एज इज़ द थिंग कि भाई अगर आप 25-26 साल के बाद अगर आप वही सेम चीज़ें सोच रहे हो ना कि हाँ मैं करूँ, तो यू कांट डू दैट, बिकॉज आप अकेले नहीं हो। आपका जो डिसीजन है वो आपका खुद का नहीं है, वो आपकी फैमिली पे भी पड़ेगा सॉरी, वो आपकी फैमिली पे भी पड़ेगा, वो आपके आजू बाजू की सराउंडिंग्स में भी पड़ेगा जो आपके क्लोज्ड वंस हैं। फैमिली भी एक्सपेक्ट करने लग जाती है 25 साल के बाद कि भाई ठीक है अब पैसा कमा करके दो, राइट। फिर आप कुछ चीज़ देखते हो तो नहीं कर पाओगे। जो डिसीजन आज आप 18-19 साल में फ्रीडम से ले पाओगे ना, उस टाइम पे बहुत फैमिली प्रेशर रहता है, आपके पार्टनर का प्रेशर रहता है, मैरिज का प्रेशर रहता है, फिर आफ्टर मैरिज आपके बच्चों का प्रेशर रहता है, तो वो सारी चीज़ें कोप अप हो जाती हैं। तो जो चीज़ है अभी लो और अभी मेहनत करो, काम करो, और अगर अभी काम कर लिया ना तो लाइफ में एटलीस्ट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा ऐसे होगा, क्योंकि वो बेस बन जाता है ना मेहनत का। जब इंसान पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि हाँ मेहनत से ही होगा जो होगा, तो जब वो जितनी जल्दी वो चीज़ों को अडेप्ट कर लेगा ना आफ्टर सर्टेन टाइम, उसी के लिए ही बढ़िया रहता है। पहली चीज़ ये कि डिजर्विंग बनो। दूसरी चीज़ कि वट एवर यू फोकस एट ना, इट विल एक्सपैंड इवेंचुअली। हमने भी ये चीज़ देखी है कि मान लो लेट्स सपोज एक पेपर है, अब अगर हम उसको डायरेक्टली सन के अंदर रखेंगे ना तो वो नहीं जलेगा। क्या वो बर्न होगा? नहीं होगा। बट अगर वहीं पे मैग्नीफाइंग ग्लास अटैच कर दिया जाए या उसको उसके ऊपर रखा जाए तो अब जलने की प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल प्रोबेबिलिटी क्या, मैं तो कहती हूँ जलेगा ही जलेगा, क्योंकि वो फोकस हो गया एकदम, एक पॉइंट पे फोकस हो गया, पेपर जल जाएगा। इन अ सिमिलर वे जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो वो बढ़ता है। अब आज के टाइम पे देयर आर सो मेनी पीपल, अब पता लोगों का मेन माइंडसेट क्या होता है, लोग ज़्यादातर ना कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, लोग सॉल्यूशंस नहीं फाइंड करते हैं। मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो किसी चीज़ में स्टक हो गए, अब उसी का गुणगान गाई जाएंगे, भाई ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, बॉस के साथ ये हो गया, वो हो गया। और मेजॉरिटी में हम देखते हैं हम ब्लेमिंग और कोसते भी उसी चीज़ को हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है ना। हम ग्रेविटी को कभी नहीं कोसेंगे है ना, क्योंकि पता है भाई चीज़ ऊपर से नीचे ही गिरनी है, वो नीचे से ऊपर नहीं जा सकती, तो उसको ब्लेम नहीं करेंगे कि भाई ग्रेविटी गलत है। ये हमेशा इंसान ब्लेम उसी चीज़ को करता है जिस पे उसका कंट्रोल है, राइट। तो कंट्रोलिंग वाली चीज़ अगर आपको पता है कि भाई ब्लेम करने से कुछ हो तो रहा नहीं है, नेगेटिव चीज़ें ही आ रही हैं, तो जितना ज़्यादा आप नेगेटिव प्रीच करते चलोगे ना उससे कुछ नहीं होने वाला। फोकस ऑन सोल्यूशंस। ठीक है प्रॉब्लम आ गई, व्हाट विल बी माई नेक्स्ट स्टेप कि मैं इससे ओवरकम कर जाऊँ या इससे मैं और बेस्ट क्या कर सकता हूँ। तो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ इंक्लाइन रहो रेदर देन कंप्लेनिंग मोड में। हमारा जो ब्रेन है ना ये हमारी एक्चुअल एसेट है, और इस ब्रेन को हम किस तरह से फंक्शन करवाते हैं, किस तरह से काम लेते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी लोग हमें देखें ना सभी लोग ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। लेटर से अगर मैं कहूँ कि मुझे आने वाले 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो हूँ, अगर मैं सोचूंगा बस इसी चीज़ के ऊपर 1 करोड़ रुपए कमाने, अपने आप दिमाग मुझे आइडियाज देगा क्या कर सकता हूँ। एक पेपर लेके देखो, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ लिखोगे। एग्जैक्टली बस ये फर्क हो सकता है, कुछ लोग इलीगल चीजें देखेंगे, कुछ लोग लीगल तरीके सोचेंगे, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। एक चीज़, एक मेन जो फैक्टर्स होते हैं ना, अभी आप कहाँ पर हो, मान लो अगर आप कहीं पे भी जाना चाहते हो, वो चीज़ें डिफाइन करनी बहुत ज़रूरी है, अपने आप से क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम कहाँ पर हैं, आने वाले 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर हम कहाँ जाना चाहते हैं, ये चीज़, और हम जाएंगे कैसे, क्योंकि द मेन थिंग इज द स्टेप्स इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। सोचने से कुछ नहीं होता, तो अपने आप को प्रॉपरली वो स्टेप्स पूछो। और जब जैसे आपने बोला कि भाई जब आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाओगे ना तो दिमाग आपको और रास्ते बताने लग जाता है। मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं आप? बहुत ज़्यादा मतलब मेरा ये मानना है, ठीक है मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, बट आपको भी खुद काम करना है, वो मेन चीज़ है, काम करना है। अब उसके अंदर अगर आप अपना गोल चाहते हो कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसको लिखो, अफर्मेशंस, यू कैन डू इट, ठीक है। अफर्मेशंस अगर आप बोलते हो, बार बार बोलते हो अपने आप को, इससे ना आपका भी कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। हमारा आसपास में ना मेजॉरिटी ऑफ पीपल ना हमें नीचे धकेलने की कोशिश करता है, कोई अपलिफ्ट करने की बात नहीं करता, बट वहाँ पर हम ही अपने लिए अगर बोलेंगे ना कि हाँ भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है, अपने आप को वो पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे ना, तो वो हमारे लिए एक हमारे बिलीव को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, और विश्वास पे दुनिया कायम है, राइट।
आप खुद देख लो, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं उनको नहीं मालूम था क्या कैसे होगा, बट उनको बिलीव था अपने आप पे। मैंने अभी रिसेंटली हनी सिंह का एक वो रील देखी, उसको नहीं पता था कैसे क्या करना, उसको था कि भाई ठीक है सपने हैं मेरे बड़े, और मेरे को शुरू से ही पता था मैं कुछ बड़ा करूँगा। तो वो बड़ा करने वाली जो फीलिंग आती है ना, वो अफर्मेशंस अगर आप करोगे। और दूसरी चीज़ है, अफर्मेशन से आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता ही होता है, आपको अपने ऊपर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हाँ भाई ठीक है ये चीज़ पॉसिबल है। और दूसरी चीज़, आपकी आजू बाजू की सराउंडिंग्स इज़ द मेन थिंग। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 people यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। जिम रॉन का भी ये था, टेल मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर, विल यू मेक इट और नॉट। तो वही चीज़ है कि आपका आसपास कैसे, अगर आपके आसपास में चीज़ें चल रही हैं कि भाई ठीक है हर टाइम नेगेटिव, हर टाइम लाइफ को कोसना, किसी और को ब्लेम करना, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना उठाना, किसी और को ब्लेम करना कि भाई इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, पेरेंट्स की वजह से नहीं हुआ, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तुमने खुद क्या किया, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपका एनवायरनमेंट वैसा होगा, आपके पास आजू बाजू लोग वैसे होंगे ना, तो यू विल फील द ड्रास्टिक चेंज आपके एक्शंस में भी, आपकी नॉलेज वाइज भी। एक चीज़ होती है कि मान लो अगर एक इंसान जो कि एकदम वो है, कमज़ोर इंसान है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, पर उसने 4 दोस्त ऐसे बनाए हुए हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो एक ऐसे सर्कल में है जो कि अपने आप को पुश करें कि भाई हाँ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, फोकस के साथ काम करना है, तो वो भी इवेंचुअली उसके अंदर भी वैसी हैबिट्स डेवलप होने लग जाएंगी आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो वही है, सराउंडिंग्स इज़ द मेन पार्ट। अगर आपके आसपास में ऐसे लोग आपको पुश कर रहे हैं ना, तो दैट विल प्ले अ वेरी ह्यूज रोल। करेक्ट। अकॉर्डिंग टू मी ना, देर आर सर्टेन पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे आपने बताया ऑलरेडी वाई, हमें क्या चाहिए या क्या करना है, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए वो जो चीज़ है, पर्टिकुलर गोल है, वो कितने टाइम में चाहिए। उसके बाद वी शुड ब्रेक डाउन। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर गोल डिफाइन नहीं होगा ना, एक कहने की भी सेइंग है कि भाई जिस इंसान का गोल नहीं डिफाइन होता ना, वो गोल 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 घूमता रहता है। तो पता होना चाहिए, शॉर्ट टर्म बना लो, मिड टर्म बना लो, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, अपने लिखो। तो ये एक तरीका होता है जो भी हमें देख रहा है ना, वो ट्राई कर सकते हैं। पेपर लो, लिखो आपका वाई क्या है, क्या चीज़ आपको चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, और फिर उसको ब्रेक डाउन करो अकॉर्डिंग टू योर शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स। इन लेमन टर्म्स, एफिलिएट मार्केटिंग से अगर मुझे 1 लाख रुपए कमाना है एक महीने का, तो कैसे कमा सकता हूँ? सो सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये है कन्विक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बिलीव होना उस चीज़ के अंदर कि यार ठीक है, अगर एक इंसान ने इस चीज़ के अंदर इतना क्रिएट किया है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किया जा सकता है। यू नीड टू बिलीव दैट। दूसरा चीज़ होता है, दूसरा सी है आपकी कंसिस्टेंसी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को ना मैंने देखा है कि भाई ठीक है काम करेंगे, 3 महीने काम करेंगे, 4 महीने काम करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, छोड़ देंगे। वो चीज़ नहीं चलती है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर लर्निंग, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज प्लेज अ ह्यूज एस्पेक्ट, एंड कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। हमने भी ये चीज़ देखी है, मान लो अगर हम 4 लोगों में खड़े हैं और कोई भी एक सर्टनली टॉपिक शुरू हो गया, अगर हमें उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है ना, तो हम बहुत डर जाते हैं कि भाई क्या बोले, क्या इस कन्वर्सेशन में मैं क्या ही अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाऊं, बिकॉज मेरे को नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो वही चीज़ है, अगर आप कोई भी फील्ड पकड़ रहे हो, मान लो अफिलिएट मार्केटिंग करनी है आपको, तो आपको नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आप अपनी सेल्स को कैसे क्लोज करोगे, आप क्लाइंट्स कैसे लेकर के आओगे। तो देयर आर पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स, आप उसको अटेंड करो, चीज़ें सीखो एंड काम करो। एंड मेन चीज़ ना, किसी भी इंडस्ट्री में मान लो आप एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना कामयाब हो ही जाते हो। अगर आप लगे हुए हो, आप मेहनत कर रहे हो, मैं मान ही नहीं सकती कि भाई आप लगे हुए, आप शिद्दत से अपने एफर्ट्स डाल रहे हो और फिर भी ना हो। लोग ना फेल नहीं होते हैं, लोग क्विट कर देते हैं, लोग हार मान जाते हैं। आज अगर हम देखें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ही इज़ अ वेरी बिग पर्सनालिटी। तो जब उन्होंने भी अपना करियर शुरू किया था बॉलीवुड के अंदर, तो ऐसे नहीं था कि थाली में परोस के सारी चीज़ें मिली, उन्होंने भी कंटिन्यूसली एफर्ट डाले। एक पॉइंट पे उनको भी ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली कि भाई अब गिव अप कर दूं, बट वो कंटिन्यूसली उन्होंने काम किया और गिव अप नहीं किया। एंड आज जिस स्टेज पे वो हैं, दैट इज़ रियली इंस्पिरेशन कि भाई ये कहाँ से एक छोटे से गांव का लड़का जो कि इतना अच्छा खासा दिखता भी नहीं है, बट आज बॉलीवुड के अंदर उनका एक नाम है, उनकी एक पहचान है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है एफिलिएट मार्केटिंग में या बेसिकली किसी भी फील्ड में, किसी भी लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको फॉलो करो। ये चीज़ें अगर क्लियर है तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेसफुल। एग्जैक्टली।
काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्री में ना हमें मौके देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जिसके थ्रू ना अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ऑफ देम आर ट्रू, सच होंगे, बट कुछ तो निकलेंगे 1-2% जो कि सच में प्रैक्टिकल होंगे, सच में लोग कमा सकते हैं। सो माई पॉइंट हेयर इज़ कि अगर मैं फ्री में बिना कुछ इन्वेस्ट किए अगर मैं कमा सकता हूँ अच्छा खासा अमाउंट, या फिर जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग से, तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करूँ? क्योंकि इनिशियली मुझे कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, डेफिनेटली प्रोडक्ट कुछ परचेज करना होगा ताकि मैं उसका पार्ट बनूँ, फिर आगे उस प्रोडक्ट को समझ कर फिर आगे उसको प्रमोट कर पाऊँ। एग्जैक्टली मतलब देखो मेन चीज़ पता क्या होती है, फ्री में कुछ भी नहीं अवेलेबल होता है, और ना ही इंसान, देखो ठीक है अगर इन चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, बट आप अगर उसकी साइकोलॉजी समझोगे ना तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। आपको भी पता है आज के टाइम पे अगर फ्री में चीज़ें अवेलेबल हैं तो क्यों नहीं इतने लोग सक्सेसफुल? कर लो, फ्री में चीज़ें अवेलेबल हैं तो कर लो, कर क्यों नहीं रहे हो? नहीं पॉसिबल है। इफ़ यू वांट कि भाई आपको सही नॉलेज मिले और आपको उस नॉलेज के बदले कुछ वैल्यू मिले तो यू नीड टू इन्वेस्ट। और फ्री का कुछ भी नहीं है। हम आज इस देश में रह रहे हैं जहाँ पर पानी भी फ्री का नहीं है, सो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि फ्री में चीज़ें होंगी, राइट? अगर मान लो अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है, मान लो कोई काम करना है, मान लो खुद का कोई एक यूट्यूब चैनल भी करना है, तो इनिशियली कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता ही है। ऐसा नहीं होता कि आप एकदम ज़ीरो से शुरू करो। कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ रिंग लाइट में इन्वेस्ट करोगे, कुछ अच्छे माइक में इन्वेस्ट करोगे, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस ही है, ठीक है? तो आपको शुरू में सीखना तो पड़ेगा ही ना। मान लो कई लोग क्या करते हैं ना, पैसा है ठीक है, पर उसको यूटिलाइज कैसे करें? मान लो मुझे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, अब मेरे पास पैसे हैं, मान लो 1 लाख है मेरे पास, अब मेरे को पता नहीं है करना कैसे है, तो देयर इज़ हाई चांस कि मैं अपना सारा पैसा लूज़ कर दूंगी। अब ये तो वही बात होगी कि भाई मुझे गाड़ी चलानी है पर मेरे को गाड़ी नहीं आती है, तो मैं तो ठोक दूंगी ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना इज़ मैंडेटरी। कोई भी नॉलेज जो है वो फ्री में अवेलेबल नहीं रहती है। एंड एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे करके सीखते हो ना, तो आप उसमें ना एफर्ट्स भी उतना डालते हो। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं देख लेना, ये चीज़ मेरे अंदर भी थी। जहाँ धन लगता है ना वहाँ मन लगता है। जहाँ आपको पैसा लगा होगा ना, तो वहाँ पर अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन आ भी रहा होगा आपको, क्योंकि इंसान आलसी है और वो बहुत जल्दी छोड़ता है। अगर पता है कि भाई फ्री का है, मेरा क्या गवाया, मेरा तो कुछ नहीं गया, फ्री में चीज़ शुरू करी, फ्री में ठीक है, अगर छोड़ भी दूंगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। द मेन थिंग इज दिस, जहाँ पे फ्री की चीज़ आती है ना वहाँ पर आपका एफर्ट एकदम ज़ीरो हो जाता है। अगर पैसा लगा होगा ना तो आप जाओगे, आप मेहनत करोगे, और आप तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक आप उसके अंदर एक चीज़ एस्टैब्लिश ना कर लो। मेरा भी यही था, जब मैंने भी शुरू किया था तो मैंने अपने आप को एक गोल दिया था कि भाई जब मैं तब तक करूँगी और तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे इसमें से मेरा जो अमाउंट है वो जब तक मैं रिकवर ना करूं। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप कमाने शुरू करते हो, जैसे जैसे आप स्टार्ट करते हो, तो आपके गोल्स भी बड़े हो जाते हैं। तब कुछ और गोल्स से अब कुछ और गोल्स है, तो वो चीज़ है। एंड स्टिल जितना मैं अब तक समझ पाया ना, एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए आई डोंट थिंक कि लाखों में पैसा होना चाहिए, बहुत ही कुछ हज़ारों में ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत मिनिमम अमाउंट रहता है। एक बात कहूँ, लोग ना सीखने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं, सीखने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। लोग पैसा वहाँ पे फटाफट इन्वेस्ट कर कर आ जाएंगे जहाँ पर उनको आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है। पार्टी करनी है, क्लब जाना है, दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ अय्याशी करनी है, या कुछ शॉपिंग करनी है जिसका कुछ यूज़ नहीं है हमारे आउटकम में, ठीक है। आईफोन लेना है, ठीक है, आईफोन लेना। अब अगर हम जैसे क्रिएटर्स हैं तो हमें पता है कि भाई आईफोन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है, बट एक पर्सन जो कि अभी मान लो 16-17 साल का, उसको मालूम ही नहीं है, उसके लिए आईफोन इज़ जस्ट अ लाइबिलिटी। उसके लिए आईफोन 1.5 लाख का होना उसके लिए कोई यूज़ का नहीं है, राइट? तो वही मेन चीज़ होती है कि लोगों को नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग सीखने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कतराते हैं। पैसा वहाँ पे जाकर के फटाफट दे आएंगे जहाँ पे यूज़ नहीं है, पर जहाँ पे सच में यूज़ है, जहाँ से तुम कुछ कर सकते हो, वहाँ पे एफर्ट्स देने के लिए और सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कतराते हैं। और अगर वो चीज़ सही हो जाएगी ना तो काफ़ी ज़्यादा लोग इम्प्रूव कर जाएंगे। बट स्टिल क्या वो ऐसी एक चीज़ है कि अगर इंसान के पास वो हो तो एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना बहुत इजी हो जाएगा? क्या चीज़ चाहिए, मेनली क्या चाहिए होता है हमें? सबसे मेन चीज़ चाहिए होती है एक पर्सनल ब्रांड, ठीक है। आपको लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं और आपकी पहचान क्या है लोगों के नज़रिए में, दैट इज़ द मेन पॉइंट। और अगर आपने अपने आप को पर्सनल ब्रांड में स्टैब्लिश कर लिया, एक पर्सनल ब्रांड बना लिया और सीख लिया कि पर्सनल ब्रांड खुद का कैसे बनाया जा सकता है, तो फॉरगेट अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। आप कहीं पे भी कुछ भी डिजिटली स्टार्ट करते हो ना, तो वहाँ पर लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि पर्सनल ब्रांड से ना एक चीज़ फैक्टर होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आपको एज अ
वैल्यूएबल इंसान कंसिडर किया जाता है, एंड तीसरी चीज़ लोगों में आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो पर्सनल ब्रांड इज़, और ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है पर्सनल ब्रांड बनाना। देयर आर सो मैनी ट्रेनिंग, देयर आर सो मैनी चीज़ें जिसको आप अगर सीखते हो तो सीख के यू कैन इम्प्लीमेंट दैट। और अगर पर्सनल ब्रांड बना लिया जाए तो बहुत ही इन फ्यूचर लॉन्ग रन यू विल गेट ह्यूज बेनिफिट आउट ऑफ इट। मैं इस तरीके से देखता हूँ जो आप चीज़ बता रहे हो, कि खुद ऐसा काम करो कि लोग आपको देख के आपके ऊपर विश्वास कर लें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके अंदर वो बात होनी चाहिए, वो टाइम के साथ आ जाएगी। वो टाइम के साथ आएगी। एक इंसान अगर आज शुरू कर रहा है और वो सोच रहा है कि भाई 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ हो जाएगा या 2 हफ्ते में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो तो नहीं होगा। लर्निंग इज़ अ लाइफ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और कहते भी है ना, करत करत अभ्यास करे जड़ मत हो सुजान, रसरी आवे जात के सिर पर पड़न निशान। तो पहले टाइम में कोई भी नहीं हो पाएगा। शुरू में चीज़ें टफ ही होंगी, पर जैसे 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 आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट। तो कम्युनिकेशन भी आपकी इंप्रूव होगी, सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी, और बाय द टाइम यू विल गेट द रिजल्ट। आपको लगभग कितना टाइम लगा था कि ये समझने में कि हाँ अब मैं ठीक ठाक कमा रही हूँ, अब सही है, सही जा रहा सब? मुझे 1 साल के अंदर क्लैरिटी मिल गई थी, एंड अभी अफिलिएट करते करते मुझे 2.5 साल हो चुके हैं। यानी कि 1 साल आपको भी लगा। और हर किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आओ और फर्स्ट मंथ में हो जाए। काफ़ी लोग होते हैं जो फर्स्ट मंथ में अच्छा कर लेते हैं, बट स्टिल आई थिंक कि हमें 1 साल देना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बात करूँ तो मैं कहती हूँ कि भाई अगर जब तक आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं ना, एंड यू आर सीइंग द फ्यूचर, क्योंकि आप ऐसी जगह पे मत लगे रहो कि भाई पता है कि भाई कुछ नहीं होने वाला फिर भी लगे हुए। जैसे मैं बीएससी में थी, मेरे को पता लग गया था एक सर्टेन पॉइंट के बाद कि भाई अगर मैं अब यहाँ पे मेहनत करूँगी, अपना टाइम दूंगी, तो वहाँ से कुछ आउटकम नहीं निकलने वाला है। रेदर देन मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया एंड उस जगह पर मेहनत करी जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो फोकस उस जगह पर करो। एंड अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ रिजल्ट आएगा, बहुत सारे, क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है। माउंट एवरेस्ट पे सबसे फर्स्ट टाइम चढ़ना मुश्किल था। जिस इंसान ने चढ़ लिया, एक बार वो चीज़ हो गई ना, तो फिर लाइन लग गई माउंट एवरेस्ट पे। चांद पे चढ़ना एक बार ही टफ था। जब तक वो चांद पे कोई नहीं गया ना, तब तक ही लोगों को लग रहा था इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। पर जब चला गया, हो गया, तो आज चांद पे भी लोगों की लाइन लग गई है। तो लोग कर सकते हैं, पर सीखना पड़ेगा। एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप जो भी फील्ड पकड़ रहे हो, क्या बाकी लोग भी उसी सेक्टर के अंदर ग्रो कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो तुम भी कर लोगे, तुम हटके नहीं हो और वो भी कोई हटके नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सभी ने सीखा है, सभी ने काम किया, मेहनत की है और अपने फोकस को इंक्लाइन किया है ग्रोथ की तरफ। तो बीइंग अ स्टूडेंट, क्या सच में लोगों को रिस्क लेना चाहिए या कितना पार्ट उनको देना चाहिए अपनी स्टडीज़ में? किस हिसाब से टाइम को डिवाइड करें? ओके, इज इट वर्थ इट? डेफिनेटली इट इज़ वर्थ इट। इट इज़ वर्थ इट अगर आप सीखने के माइंडसेट से आ रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मुझे मेहनत नहीं करनी है, लॉटरी रिस्क क्विक स्कीम से आ रहे हो, तो मैं तो अभी बोलूँगी अगर ट्राई करने के पर्पज़ से आ रहे हो ना, तो मत करो। मैं तो यही बोलूँगी कि ट्राई करना कुछ नहीं होता। सक्सेस के लिए या तो एक इंसान इंटरेस्टेड होता है या कमिटेड होता है। अब इंटरेस्टेड क्या चीज़ है कि भाई मैं ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, मतलब वो इंसान वो तब तक वो काम करेगा जब तक उसके कंफर्ट जोन में है, जब तक चीज़ें उसके हाथ में हैं। जब जैसे वो चीज़ उसके हाथ से बाहर निकल गई तो वो मेहनत नहीं करेगा, वो एफर्ट्स नहीं डालेगा। और कमिटेड क्या होता है कि भाई चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर करना है तो करना है। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट। जिस दिन हम सक्सेस के लिए उतने पागल हो जाएंगे ना कि भाई करना है, पीछे जितना पड़ गए ना, तो वो इंसान कर लेता है। और अगर वो माइंडसेट है कि भाई ठीक है, कर लिया, ट्राई कर लिया, हो गया ना, कोई दिक्कत वाली, क्योंकि उन्होंने पहले अपने माइंड को सिग्नल दे दिया कि ठीक है यार मैं तो ट्राई कर रहा था ना, अगर नहीं भी हुआ तो ठीक है, मैंने तो शुरू में ये कहा था कि भाई मैं तो ट्राई कर रहा हूँ। तो ट्राई वाला माइंडसेट आएगा तो करोगे ही नहीं। वो चीज़ है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरू मजबूरी में करते हैं, बट बाद में मज़ा आता है। बाद में मज़ा आता है, तो वही चीज़ है। तो डेफिनेटली वर्थ इट है स्टूडेंट्स के लिए। अगर हाँ ये चीज़ है कि पहले आप देखो, ये नहीं कि जैसे कई लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि भाई इसने भी तो ड्रॉप आउट कर लिया, मैं भी कर लूँ स्टडी छोड़, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ मैं भी स्टडी छोड़ दूँ। सुनो ध्यान से, मैंने तब ड्रॉप किया जब मुझे रिजल्ट आने लगा। मैंने इसलिए ड्रॉप आउट किया क्योंकि मैं आने वाले 8 to 9 मंथ्स अपने वेस्ट नहीं करना चाहती थी जहाँ पर मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है। ठीक है, आप आज शुरू कर रहे हो, आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है, आप सीखो। मैंने भी अपना शुरू ऐसे ही किया था, कॉलेज स्टडीज़ के साथ साथ शुरू किया था, दोनों मैनेज कर रही थी, कॉलेज में मैनेज कर रही थी, साइड बाय साइड एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रही थी, एंड अपना यहाँ पे भी साइड हसल को भी मैंने टाइम दिया। तो जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ठीक है ये
अगर मुझे वर्थ इट लग रहा है और अगर इसमें मैंने ज़्यादा टाइम दिया तो कर सकते हो। तो हर एक इंसान की देखो डिफरेंट मजबूरी है। मैंने सिर्फ इसीलिए शुरू किया था कि मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यार कि पापा सुबह से शाम लगे हुए हैं, मम्मा हर एक चीज़ के लिए पैसे कैसे जोड़ जोड़ करके मेरे लिए रख रही हैं कि हाँ भाई फ्यूचर में इस लड़की के लिए काम में आएगा। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली को वैसी लाइफ में डालूं कि मेरी वजह से उनके ऊपर कोई बर्डन पड़े। आई वॉन्ट टू बी दैट सपोर्टर, नॉट अ बर्डन। तो इसीलिए मैंने काम किया। हर बंदे की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, हर बंदे का मोटिव डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है मेरा मोटिव ये है, आपका भी यही होगा कि आप ड्रॉप करके बैठ जाओ। अब मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए होने वाला है जो एफिलिएट मार्केटिंग में हैं और अर्न कर रहे हैं। एक चीज़ होती है, जब भी हम किसी बिजनेस में होते हैं ना, तो हमारे लिए पीक आता है, यानी उस टाइम में हम अच्छा कमाते। आपके जब कॉलेज में थे तब आया, अब अच्छा कमाते, आपने डिसीजन लिया कि चलो कॉलेज छोड़ते इसी में जाऊंगी, ठीक है ना जी। लेकिन उसके बाद में क्या होता है ना कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट उस टाइम के लिए जो हम सिक्योरिटी वाली बात होती है, जो गवर्नमेंट जॉब में होती है कि कब तक आएगा वो पैसा, कब तक आएगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि या फिर हम कैसे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि इतना तो श्योर है कि जो चीज़ ऊपर जा रही है ना एक टाइम पे नीचे तो आएगी, डेफिनेटली आएगी। उस टाइम पर आपको क्या करना है? देखो तभी मैंने क्यों एफिलिएट मार्केटिंग टेक सेक्टर में देखा, क्योंकि जिस चीज़ में देखो मुझे ऐसा लगता है इंडिया इज़ इतना बड़ा है और यहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। आज आपको ना एक सही सेक्टर ढूंढना, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन आज से 20 साल पहले भी चल रहा था, 100 साल पहले भी चल रहा था, आने वाले टाइम में भी चलेगा। कोई इंसान ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे सीखना नहीं है, मुझे नई स्किल्स को डेवलप नहीं करना है। तो दैट इज़ द फेस। अगर आप एक सही सेक्टर के अंदर हो ना तो डाउनफॉल कभी भी नहीं आ सकता, किसी चीज़ का नहीं डाउनफॉल आ सकता। ये चीज़ हो सकती है कि स्टेप्स डिफरेंट हो जाए, ये हो सकता है चीज़ें। हाँ, तो प्रिपेयर इस हिसाब से रहो कि भाई अपने आप को पहले ही पॉलिश करने लग जाओ। जब आप शुरू करोगे ना, ऑब्वियसली शुरुआत में चीज़ें धुंधली रहेंगी। जैसे जैसे आप शुरू करने लग जाओगे, आप उस रास्ते पे चलने लग जाओगे, काम करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके वहाँ पे ना आपको और 100 तरीके पता लगते हैं। आप अफिलिएट मार्केटिंग में जैसे मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, तो पहले चीज़ें सीखी, अब चीज़ें थोड़ी सी बिल्ड करी, तो पता लगा कि हाँ भाई कैसे क्या करना है। तो अभी मैं प्लान भी कर रही हूँ अपना कुछ साइड बाय साइड बिजनेस का, तो प्रिपरेशन चालू है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक किक स्टार्ट मिला मुझे अफिलिएट से, क्योंकि शुरू में क्या होता है, अब अगर मैं ये चीज़ 2.5 साल पहले सोचूं कि भाई मुझे बिजनेस करना है, पैसा कहाँ से आएगा? बिजनेस में पैसा ऐसा होता है कि भाई आपको एक बड़ा अमाउंट, मोटा चंक लगता है, एटलीस्ट 50-60,000 या लाख 2 लाख। अगर आप एक दुकान भी इस्टेब्लिश करो, एक स्टोर भी बाय करोगे, प्रॉपर्टी के रेट्स कौन सा सस्ते हैं आज के टाइम पे, इतनी महंगी प्रॉपर्टी है, रेंट्स हैं तो इतने ज़्यादा हाई हैं। तो यू शुड हैव दैट ऑफ एक्टिव इनकम, कि भाई तुम्हारी कोई इनकम हो। क्योंकि अगर आप सीधा जा करके पापा को बोलोगे पापा बिजनेस करना है, पैसे दे दो, तो ऑब्वियस सी बात है वो पूछेंगे। 2 लाख कोई भी मिडिल क्लास इंसान, कोई भी मिडिल क्लास पर्सन नहीं अफोर्ड कर सकता है देना। तो शुरू में बिजनेस चलता ही इसी से है कि भाई तुम्हें फंडिंग मिले, तुम एटलीस्ट अपना कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाओ। तो एटलीस्ट अगर मैं इस फेस में जा करके अगर कुछ सोच रही हूँ, तो मुझे फंडिंग के लिए किसी से मुझे एक्सपेक्टेशन तो नहीं है ना, मैं यहाँ से कमा रही हूँ, मैं अपना लगाऊंगी, सीधी सी बात है। तो द मेन थिंग इज दिस कि वो आपका माइंडसेट तभी बन पाएगा जब आप कुछ शुरू करोगे। बाद में डेफिनेटली आप उसको आउटसोर्स कर दो और डिफरेंट चीज़ें करने लग जाओगे, तो वहाँ से यू कैन बिल्ड योर समथिंग, राइट। तो पहली चीज़ है कि आपका एक खुद का सोर्स होना चाहिए, क्योंकि आप सीधा अगर बिजनेस में घुसोगे, नॉलेज है नहीं, करोगे कि आप पैसे बर्बाद करके बैठ जाओगे और फिर जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे कि भाई बिजनेस करना है। अगर हम 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो उस 50,000 के पीछे मेरी हिडन कॉस्ट क्या होगी, क्या होगी और कितनी हो सकती है? हिडन कॉस्ट से मेरा मतलब है कि वो 50,000 तो मुझे आता हुआ दिख रहा है कि हाँ भाई 50,000 आ गया, बट उस 50,000 को कमाने के लिए मैंने हो सकता है कुछ एड्स लगाई हों, हो सकता है मैं लोगों से पर्सनली मिलने गया हूँ, हो सकता है मैं सीसीडी में या स्टारबक्स में बैठकर उनको समझाया हो, कुछ हिडन कॉस्ट होती हैं। हो सकता है जब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, ट्रेनिंग इवेंट्स होते हैं तब जाता, हो सकता है उसके लिए मैंने कोई पास खरीदा हो सकता है वहाँ तक जाने के लिए मेरा खर्चा हो। तो लगभग सब चीज़ों को मिला के आपको डेफिनेटली पता होगा, हर कोई करता है। तो कॉस्ट क्या होती है, हिडन कॉस्ट क्या होती है?
हर एक चीज़ की कोई ना कोई हिडन कॉस्ट होती है। अगर आप अपना खुद का एक, मान लो कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसने एक ब्रांड एस्टैब्लिश किया, उसने एक प्रोडक्ट बनाया जी, क्योंकि इस बारे में ना जब हमें बताया जाता है ना तो इस बारे में डिस्कशन नहीं होता। एग्जैक्टली और ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर तुम 50,000 कमा रहे हो तो उसके पीछे तुम्हारी एक तो मेहनत कितनी लगेगी और तुम्हें खुद एफर्ट्स कितने डालने पड़ेंगे और क्या चीज़ होने वाली है उस 50,000 के पीछे। तो पहली बात तो यह है कि हिडन कॉस्ट रहती है। हिडन कॉस्ट क्या है? पहले तो तुम्हारा यार सेक्रीफाइस, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे ऐसे दिन भी हैं कि भाई मैं रात 2-2 बजे तक भी काम कर रही हूँ और सुबह उठ रही हूँ तो सुबह भी 10 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक काम कर रही हूँ। तो यू शुड हैव दैट एबिलिटी कि भाई तुम टाइम दे पाओ। और अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम महीने का 10 लाख कमाओ पर तुम टाइम नहीं दे रहे, तुम चाह रहे हो कि भाई 2 घंटे में हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है। इट इज़ अ थिंग एंड इट इज़ द थिंग कि भाई तुम एक्सपेक्ट उस हिसाब से करो जिस हिसाब से तुम टाइम दे रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लो अगर एक इंसान 50,000 कमा रहा है, ठीक है, तो अगर आप सही तरीके से सही अफिलिएट के साथ कोलैब में हो ना, अफिलिएट के साथ लिंक्ड में हो, तो यार ऐसा कोई हिडन कॉस्ट नहीं रहता कि आपको कहीं ट्रेनिंग में जाना है या कोई आपको पैसे दे करके करना है। जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहती है वो फर्स्ट ही रहती है। डिफरेंट अब अफिलिएट कि जो भी टेक सेक्टर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिमांड करते हैं कि भाई आपको फर्स्ट इनिशियल अमाउंट कितना देना पड़ेगा। अब आपने वो दिया, उसके बाद जो ट्रेनिंग वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, तुम्हें जाना है या तुम्हें इधर करना है, या आपको यहाँ पर ना डिजिटली ऑनलाइन काम करने का क्या बेनिफिट है ना कि भाई आपको किसी को ना 1-to-1 मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू जूम मीटिंग्स कंडक्ट करो एंड दैट वुड बी प्रेफरेबल, राइट। ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि इनिशियली अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वेरी वेल, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो सोशल मीडिया को यूज़ करके, इंस्टाग्राम को यूज़ करके। बट अगर आप एक चाहते हो शुरू का अमाउंट यू कैन ईजिली जनरेट फ्रॉम सोशल मीडिया, ठीक है। 50-60,000 यू कैन ईजिली क्रिएट, कंटेंट डालो, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो और वो चीज़ जो है आपको रिजल्ट ले आकर के देगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप एड्स देखो, देयर आर सो मेनी कंपनीज। आज के टाइम पे एडवर्टीजमेंट पे ही सारी चीज़ें चलती हैं। अगर आज आप मान लो मामाअर्थ का शैम्पू यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या आज आप कोई भी कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो आप मामाअर्थ ऑब्वियसली एड्स देखते हैं हम ऑनलाइन। आज जैसे कृति सनन का एक ब्रांड है, उसका नेम है हाइफन, है ना, तो वो स्किन केयर ब्रांड है, तो उसकी भी एड्स आपको कंटिन्यूस बेसिस पे आप स्क्रॉल कर रहे होगे, अगर कृति सनन को फॉलो करते होगे तो यू विल गेट टू सी कि भाई एड्स चलती हैं। तो मार्केट ऐसे ही किया जाता है। एंड अगर ऑब्वियस सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। जितना ज़्यादा आप अपना क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करोगे, और ये यार बहुत मुश्किल टास्क नहीं होता है, ठीक है। सुनने में तो शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है जिसको, जो पहली बार देख रहा है, जो पहली बार सुन रहा है, बट यार हर चीज़ करी जाती है, हर चीज़ सीखी जाती है, प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, उसको सीखो एंड सीख के इम्प्लीमेंट करो। और ऐसे इंसान से सीख लो जो ऑलरेडी उस चीज़ के अंदर है। देखो सीधी सी बात है, आपके ना एफर्ट्स बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। और जो चीज़ मान लो अगर आप अकेले लगे हुए हो, अकेले कर रहे हो, जो चीज़ आप 5 साल में अचीव कर सकते हो वो चीज़ आप 1.5-2 साल में कर सकते हो, अगर आपके पास सही डायरेक्शन है और सही गाइडेंस है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर अच्छे टीचर्स में अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छे कोचेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, जो आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे ये बनना है, मुझे इतना कमाना है, और देखो कौन कौन वो पर्सन आपको वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट करो। क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिलेगी ना जब, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। जिस पाथ पे आपके साथ अगर कोई, देखो अगर आप अकेले अकेले चल रहे हो ना, अगर रात को एक सुनसान सड़क है, अगर आप अकेले चल रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे एक ऐसी सुनसान सड़क पे, और जिस पे आप फर्स्ट टाइम आए हो, बहुत डर जाओगे। बट अगर उसी रास्ते पे एक ऐसा इंसान आपका हाथ पकड़ के चल रहा है, जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके साथ है, तो आप उस रास्ते पे नहीं घबराओगे। इन अ सिमिलर वे वो टीचर आपके लिए वो काम करता है, जिस रास्ते पे वो ऑलरेडी चल चुके हैं, उसको पता है क्या करके रिजल्ट आता है, क्या करके नहीं। तो जस्ट फॉलो देयर रोड मैप्स, फॉलो देयर स्टेप्स, दैट विल बी वेरी ईजी। मैंने आपके प्लेटफॉर्म में गया, मैं आपका जो भी कोर्स है या जो भी प्रोडक्ट है वो मैंने परचेज कर लिया, लेकिन मैं आगे एज अ एफिलिएट मार्केटर उसको प्रमोट नहीं कर रहा ड्यू टू एनी रीज़न। एग्जैक्टली। उस टाइम पर आप मुझे क्या प्रोवाइड कर रहे हो? उस टाइम पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जहाँ पर आप वीडियो एडिटिंग सीखे। देखो अफिलिएट इज द पार्ट, मेन चीज इज लर्निंग। यू शुड फोकस ऑन लर्निंग पार्ट मोर रेदर देन। अगर वो जो लर्निंग पार्ट है उसमें मुझे क्या मिल रहा है? लर्निंग पार्ट में
ऑब्वियस हमने बात है। थोड़ा सा डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, मैं इसको थोड़ा डिटेल में करना चाहता जैसे हमने देखो देर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, आज के टाइम पे देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आउट देयर, बट लोग नहीं है करने के लिए, लोग मिल नहीं रहे हैं। वीडियो एडिटर्स की कितनी ज़्यादा लैक है, अच्छे वीडियो एडिटर्स नहीं मिल रहे हैं। तो मेन चीज़ यही है कि आपको पता है मार्केट के अंदर क्या लैक है, आप सीख लो ना, और सीख के पैसा कमाओ उस चीज़ को यूज़ करके। तो वीडियो एडिटिंग है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो देर आर मल्टीपल स्किल्स आउट ऑफ देयर। यू जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको सीखने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एंड उस चीज़ को आप कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो और आउटरीच कर सकते हो, दैट इज़ द थिंग। अभी तक जितनी भी हमारी बात हुई है ना, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन निकल के आया है क्लियर माइंडसेट। क्लियर माइंडसेट अगर वो है तो ही फिर उसके बाद कुछ होगा। स्टार्ट करने के लिए क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि अगर हम बात करें आजकल की या फिर किसी भी पर्सन की, उनको ना मज़ा आता है मूवीज़ देखने में टाइम वेस्ट करने में, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने में, सब चीज़ों में। तो आई पर्सनल थिंक कि अगर कुछ ऐसा हो सके कि उन्हीं चीज़ों में से ही अगर हम अपने माइंड को बिल्ड कर सके, अपने माइंडसेट को बिल्ड कर सके, तो आई थिंक वो उसके बाद वो चीज़ें काम करेंगी। क्या कोई ऐसी मूवीज़ हैं या वेब सीरीज़ या कुछ भी ऐसा जो आप सजेस्ट करना चाहते हो, ताकि इनिशियली लोग अपने एटलीस्ट समझ पाएँ कि भाई बहुत ही छोटे लेवल से लोग कहाँ पहुँच गए हैं मूवीज़ के थ्रू? कुछ है ऐसी? हाँ, मतलब काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, बट जो मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी है, जो भी मैंने भी इनिशियल डेज में देखा था कि हाँ भाई लोग कैसे कर रहे हैं, एक्चुअली बिजनेसेस कैसे वर्क करते हैं, या एक प्रॉपर माइंडसेट क्या है जिन लोगों ने कुछ किया है। और ऐसे नहीं कि कोई फिक्शन मूवी है, ठीक है, रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, राइट। तो एक है द फाउंडर करके, दैट इज लाइक ब्यूटीफुल स्टोरी जो उन्होंने वहाँ पे शो करी है मैकडोनल्ड के, हाँ मैकडी के रिगार्डिंग है, कैसे वो बना, कैसे क्या, फाउंडर के थ्रू आपको प्रॉपर पता लगेगा। तो द फाउंडर, और एक द सोशल नेटवर्क जो कि मार्क जकरबर्ग की स्टोरी है, प्रॉपरली उनकी लाइफ का एक पार्ट दिखाया गया कि फेसबुक कैसे बिल्ड हुआ, क्या उनको चैलेंजेस आए, क्या उन्होंने किया, तो वो चीज़। एंड थर्ड चीज़ अगर देखी जाए तो आई वुड सजेस्ट लक्की भास्कर इंडियन बॉलीवुड की, वो भी बहुत बढ़िया है, लक्की भास्कर। एंड एक चौथी मूवी आई वुड सजेस्ट रॉकेट साइंस, जो कि रणवीर सिंह की मूवी है। वो भी बिजनेस के रिगार्डिंग, एक माइंडसेट के रिगार्डिंग कि भाई चैलेंजेस आते हैं बट जो इंसान टिक गया वो कर गया। एक और मूवी मैं करना चाहूँगा पर्सनली, गुरु एक मूवी है, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे पर देखो, धीरूभाई अंबानी जी की स्टोरी। गुरु मूवी है, वो भी अच्छी है, मतलब एक बिजनेस माइंडसेट बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, बहुत मदद करेगी। तो ठीक है, हम मूवीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी ए सक्सेसफुल वुमेन, ए बिजनेस वुमेन, तो अगर कोई मूवी बनती है आपकी लाइफ के ऊपर, आपके आइडियाज़ के ऊपर, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? I would say Rise of Digital Star. Rise of Digital Star. ऐसा क्या? क्योंकि मैंने अपना जो भी सारी चीज़ें हैं वो डिजिटली ही करी हैं, एंड मुझे भी जब शुरू में पता लगा था चीज़ें कैसे क्या करनी होती हैं, तो सोशली इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, सोशल मीडिया के बारे में इतना पता नहीं था। जो भी किया डिजिटली किया है, डिजिटल के दम पे सारी चीज़ें मैंने क्रिएट करी हैं जो भी था, तो दैट इज़ वाई राइज ऑफ डिजिटल। ठीक है, एक चीज़ और होती है, मूवीज़ के बारे में बात करते करते ना, मूवीज़ के बारे में बात हो और मार्वल के बारे में बात ना हो, सुपर हीरोज़ के बारे में बात ना हो, तो कैसा हो सकता है? मतलब बीइंग अ बॉय, तो मैं आई एम मोर इनटू देम। ओके, मार्वल के अंदर सुपरमैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, तो ये ना कुछ पर्सन्स होते हैं जिनसे ना हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं कि भाई वाह यार, ये वाली पावर अगर मेरे पास होती ना तो मैं कुछ ऐसा कर देता, है ना। या फिर हम इंस्पायर होते कि अपनी पावर का यूज़ करने, लोगों की हेल्प करने के लिए, सब करने के लिए, या खुद खुश रहने के लिए, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास कोई सुपर पावर हो, तो व्हाट वुड दैट बी? एक्चुअली मुझे ट्रैवल बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। मुझे डिफरेंट कंट्रीज़ में उनका कल्चर जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो अगर कोई ऐसी सुपर पावर मिलती है मुझे, तो मैं यही वो करूँगी कि यार मैं अगर आंख बंद करूँ तो मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ, आंख बंद करके मैं किसी और डिफरेंट कंट्री में पहुँच जाऊँ। बेसिकली आपको एनीवेयर डोर चाहिए? एनीवेयर डोर चाहिए मुझे कि मैं ट्रैवल कर सकूँ। जी ओशिन, ये सब तो आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में बात की, बट यहाँ पर ना कुछ बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। तो मैक्सिमम लोग ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कर रहे थे, कुछ लोगों को क्लियर हो गया,
जिन लोगों का नहीं हुआ वो आज भी वही कर रहे हैं। और इस चक्कर में जो मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं देखता हूँ कि भाई वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है जरूरत ना हो, बट स्टिल आई थिंक कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का। क्योंकि लोगों को वो ना एक होप देते रहते हैं, भाई इस बार नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, और ऐसे करते करते वो अपने काफ़ी सारे साल वेस्ट कर देते हैं। जब अकल आती है कि भाई इतने सालों में सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में करता रहा और मैंने बाकी चीज़ें एक्सप्लोर ही नहीं करी, तो वो रिग्रेट टाइम से भी ज़्यादा, मतलब पैसे से भी ज़्यादा इज प्रीशियस टाइम। आप पैसा दोबारा कमा लोगे, आप गवाया हुआ टाइम कभी वापस नहीं लेकर आ सकते। आप एक चीज़ देखो ना, एक पर्सन है वो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है ना, और वो एक एवरेज स्टूडेंट है, इतना अच्छा पढ़ाई में नहीं, लेकिन अपना अब खुद को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है। 5 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, नहीं हुआ, होप टूट गई। अब उसके पास स्किल्स के नाम पे क्या है, एजुकेशन, थोड़ी सी एजुकेशन के अलावा स्किल्स के ना उसको अच्छा बोलना आता है, ना उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, ना सोशल स्किल, कुछ भी नहीं है भाई, वो क्या करेगा? मतलब ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, बाद में जाके वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं उन चीज़ों। आप इन लोगों को किस तरीके से देखते हैं? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, देखो गवर्नमेंट जॉब बुरी नहीं है, ठीक है, जिसका भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि करना है, बट मैंने ना मेजॉरिटी ऑफ लोगों में, मतलब जब मैंने एक चीज़ पूछी ना, ठीक है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जॉब करना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, व्हाट इज़ द पर्पस, मीन बिहाइंड, आपका रीज़न क्या है करने का? एंड यू वोंट बिलीव, मेजॉरिटी ऑफ मेरे दोस्तों ने ये बोला कि भाई सिक्योरिटी है, पैसा आता है, ठीक है, बैठे बैठाए पैसा आता है। दिस मेंटालिटी कि भाई कुछ ना करना पड़े, बैठे बैठाए पैसा आए, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट ऑफ टुडे इंडिया पीपल। कि भाई ठीक है जॉब करनी है, द मेन रीज़न इज़ पैसा कमाना है, ठीक है। अब अगर आपको पैसा कमाना है तो जॉब इज़ नॉट द ओनली सोर्स, आप दूसरे आजू बाजू में भी रिसोर्सेज देखो। और देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन, अगर मान लो यूपीएससी की भी बात करी जाए ना, हर साल कम से कम 10-12 लाख जो लोग हैं वो अपीयर कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही एक बार, हर साल अपीयर हो रहे हैं, हर साल 12 लाख लोग आ रहे हैं। अब उसके अंदर आप अगर छांटोगे लोगों का सिलेक्शन कितना होता है, अगर हम एवरेज भी मानते हैं, चलो 10 लाख लोग जो हैं वो अपीयर किए हैं, तो 1000 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। और पहले उसको एम्स निकालना है, फिर प्रीलिम्स, फिर इंटरव्यू, छट आकर के 1000 लोग, और उसमें से भी कैटेगरीज होती हैं, 100 लोग आईएएस बनेंगे या 150 लोग आईएएस बनेंगे, फिर आईपीएस बनेंगे, सब कैटेगरीज होती हैं। कंपटीशन कितना ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी कितनी है कि तुम क्लियर कर पाओगे? 0.01%, या शायद खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.001%। कितनी हार्श वो कंपटीशन है। अब आईआईटी की बात करी जाए, हर साल कम से कम 15 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं, पर सिर्फ 2.5 लाख स्टूडेंट्स का हो पा रहा है, और बाकी सभी वो तो लूज़ करके बैठ गए ना कि भाई अब तो ज़िंदगी ख़राब है। लोगों को तो कई बार ऐसे भी है कि इतना ज़्यादा इसको सिंसियर ले लेते हैं कि लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। बहुत सारे सुसाइड्स होते हुए देखे हैं लोगों कि भाई ठीक है एक एग्ज़ाम ही तो है, एक सिंगल पेपर कांट डिफाइन योर फ्यूचर, ठीक है तुम एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए, इट्स कम्प्लीटली फाइन। और क्या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, दिस इज़ नॉट द ओनली मेन सोर्स कि भाई तुम अगर कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए तो यू आर अ फेलियर। नो, इट्स नॉट दैट। आप आजू बाजू में देख लो, आज के टाइम पे जो भी इंसान अगर बढ़िया कर रहा है तो वो इतना एजुकेशन के अंदर उसको इतनी नॉलेज नहीं है। बिल गेट्स को कौन सी इतनी नॉलेज थी यार, उसने कौन सा आईआईटी क्रैक है। तो द मेन थिंग इज़ दिस कि आप आजू बाजू में अपने स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अगर एक इंसान मान लो 25 साल की भी उम्र में मान लो काम करना शुरू करता है, या मान लो चलो 25 छोड़ो 20 साल की भी उम्र में उसने कमाना शुरू कर दिया, 10-15 हज़ार की चलो थोड़ी मोटी उसकी जॉब लगी, एक मेजॉरिटी पीरियड जो होता है ना, ये चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज दिस विल चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट द जॉब कि क्या माइंडसेट रहता है। अगर एक इंसान मान लो 20 साल की उम्र में काम करना शुरू कर रहा है तो वो 60 साल तक काम करेगा। उसने अपने पीरियड में कितना काम किया? 40 साल, ठीक है। अब एक इंसान ने शुरू में काम करना शुरू किया 10-15 हज़ार की नौकरी पे, आफ्टर 40 ईयर्स 60 साल के आते आते तक 1 लाख पे पहुंच जाएगा। वैसे ये इट इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, क्योंकि अगर अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव स्किल 1 लाख पे पहुंचना इट्स वेरी हार्ड इन टूडेज टाइम। बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि तुम 1 लाख एक मंथ का कमा पाओ। बट फिर भी चलो हम सिनेरियो लेते हैं, तो उसने पूरा एवरेज हर मंथ वो कितना जाएगा, मान लो 10,000 से शुरू हुआ 1 लाख तक गया, तो एवरेज 50,000। अब एक महीने की वो 50,000 कमा रहा है, एक साल में कितना कमाएगा? 6 लाख। और हाँ एक साल में कितना कमाएगा? 6 लाख। 10 साल में कितना कमाएगा? 60 लाख। 20 साल में कितना कमाएगा? 1 करोड़ 20 लाख।
और आफ्टर 40-45 ईयर्स के बाद ना एक वो सैचुरेशन वाला पॉइंट भी आ जाता है कि भाई ठीक है, अब बॉडी जवाब दे रही है, अब काम नहीं होगा, तो इंसान रिटायर करके बैठ जाता है, ठीक है। तो उसने पूरे लाइफ पीरियड में, चलो हम फिर भी मोटा मोटा स्ट्रेच कर लेते हैं, चलो ठीक है, उसने फिर भी रो करके 5 साल और स्ट्रेच कर लिए, तो फिर भी कितना कमाएगा, 1,70,00,000 समथिंग, राइट। तो इन अ सिमिलर वे आज के टाइम पे हम देख रहे हैं भाई लोग एक साल का एक कितना ज़्यादा करोड़ों में टर्नओवर्स क्रिएट कर रहे हैं। वो किसी दूसरे यूनिवर्स से नहीं आए, वो यही इसी अर्थ के ही हैं, राइट, और यहीं पे पॉसिबल हो पा रहा है। तो देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप। आपको सही नॉलेज लेने की ज़रूरत है, आपको उस नॉलेज को आप कैसे अपस्किल करोगे और वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे होने वाली है, वो चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि एक इंसान एक जॉब के अंदर 1 करोड़ अगर 20 लाख कमा रहा है, तो उसमें उसको खुद का भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, थोड़ी सेविंग्स भी करनी है, हेल्थ, मतलब मान लो अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, लिखाना है, अपने पार्टनर की भी ज़रूरतों को पूरी करना है, अपने माँ बाप को भी देखना है। तो उसमें सब कुछ उसने इसी 1 करोड़ में करना है, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? और वो भी कमा रहा है 40 साल के अंदर। दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और आज अगर हम देख रहे हैं तो 1-2 साल के अंदर भी लोग वैसी वैसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या रीज़न है? क्योंकि उन्होंने फोकस जो है ना वो सही डायरेक्शन में किया है। आप मेरे को एक बात बताओ, एक जगह इतना रश है, ठीक है, क्या आप अगर उस लाइन में जाओगे, क्या आपकी बारी आने वाली है कि आप फ्रंट एंड, मतलब उस क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब मान लो जहाँ पर एक भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपको सबसे आगे जाना है, तो क्या चांसेस हैं कि आप उस इतनी भीड़ वाले एरिया को क्रॉस करके आगे पहुंच पाओ? और एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे देयर आर वेरी फ्यू पीपल। अब मेरे को आप बताओ, आपके चांसेस किस में सबसे आगे जाने के किस में होंगे? एक ऐसे रास्ते पे जहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ है, या फिर एक ऐसे रास्ते पे जहाँ पे बहुत कम भीड़ है? जहाँ पर बहुत कम भीड़ है और क्लियर है। क्लियर है। तो मेन थिंग इज दिस ये। और अगर हम यही चीज़ को एनालाइज करें ना कि भाई आज के टाइम पे वीडियो एडिटर्स की कितनी डिमांड है, कितनी डिमांड है, लोगों की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कितनी ज़्यादा डिमांड है और कितने कम है आज के टाइम पे, तो क्यों नहीं लोग उसमें फील्ड में करके पैसा क्यों नहीं कमा पाएंगे? बिल्कुल कमा पाएंगे। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब में देखा जाए ना, तो वहाँ पे कैपिंग हो जाती है कि इतनी सीट्स ही हैं जी हमारे पास, इतने लोग ही अपीयर कर सकते हैं और इनमें से इतने ही सिलेक्ट होंगे, 1000 ही सिलेक्ट होंगे। कैपिंग लग गई ना, तो मैं रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, इतने आ गए, चलो बाय, टाटा बाय बाय। बट दूसरे में क्या है कि आज वीडियो एडिटर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि भाई अगर 1000 भी हैं तो देयर इज़ नो बाउंडेशन, 1000 क्या 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, तो जहाँ पे कैपिंग नहीं है ना, वहाँ पे तुम एक्सेल भी बहुत अच्छा कर लोगे। राइट। खैर, कैपिंग की बात पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। गवर्नमेंट जॉब के बारे में लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ना कर लेंगे, सिक्योरिटी मिलेगी, सब कुछ सही है, बट कैपिंग तो वहाँ भी नहीं। आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टेबल के नीचे से जो पैसा आता है उसके बारे में। खैर, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ चैलेंजेस के बारे में जो कि डेफिनेटली आते हैं। जब भी कोई इंसान है ना थोड़ा सा अलग चलता है ना लाइन से, जो उसके फैमिली वाले चाहते हैं, जो सोसाइटी चाहती है, थोड़ा सा अलग चलता है ना, तो उसको जो उस फील्ड के एक्चुअल चैलेंजेस होते हैं ना, उसके अलावा ना काफ़ी कुछ और फेस करना पड़ता है। आपकी लाइफ में, आपकी इस जर्नी में क्या क्या मेन चैलेंजेस रहे हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग ना, मेरा हमेशा से ऐसा माइंडसेट है, मैंने कभी चैलेंजेस को ना चैलेंजेस की तरह देखा ही नहीं, बिकॉज आई नो इफ़ आई वांट टू बी इन सर्टेन पॉइंट, तो मुझे उस जर्नी को एम्ब्रेस करना पड़ेगा एंड वो स्ट्रगल से निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा हमेशा फोकस यही रहता था, अगर कोई चैलेंज आता भी है तो मैंने कभी इतना गौर ही नहीं किया, ठीक है सभी के साथ होता है, इसको और इम्प्रोवाइज़ करेंगे, अगर कोई भी चीज़ आई है तो उसको और इम्प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे, उसके सोल्यूशंस में मेरा मेन फोकस जाता था। कभी मैंने चैलेंजेस को चैलेंजेस की तरह लिया ही नहीं। बट एक अगर चीज़ कहा जाए कि हाँ अगर एक चैलेंज होता होगा तो वो ये चीज़ थी कि शुरू में ना अपनी फैमिली को कन्विंस करना, दैट इज़ अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी, बिकॉज एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना मैंने अपनी स्टडीज़ से ड्रॉप आउट कर लिया था। द मेन रीज़न इज़ दिस, मैंने क्यों किया था, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने नहीं कहा कि भाई तू कमा, हमें इतना पैसा चाहिए तुझसे, उन्होंने नहीं बोला, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को देख रही हूँ, मैं अपने पापा को देख रही हूँ, मैं अपनी मम्मा को देख रही हूँ, उन्होंने मेरे लिए जो जो सेक्रीफाइसेस किए हैं कि भाई मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, चाहे मुझे ये सामान बेचना भी पड़ जाए, अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ जाए, तो आई वांट दैट कि भाई मेरे पेरेंट्स वो ना करें वो चीज़ें, ठीक है। बिकॉज एक सर्टेन पॉइंट के बाद 18 साल के बाद ना खुद भी अंदर से ना वो चीज़ आने लग जाती है कि भाई ठीक है 18 साल के हो गया, अभी भी पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हैं, तो मेरे अंदर वो चीज़ थी।
और मैंने वो चीज़ के लिए काम किया, तो मुझे उसके रिगार्डिंग काम करना था। तो कभी भी मैंने चैलेंजेस को चैलेंजेस की तरह नहीं लिया। मुझे पता था कि भाई पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझेंगे, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, तो कन्विंस करना इज़ द मेन पार्ट। चलो ठीक है, शुरू में उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया कि ठीक है तुझे करना, पढ़ाई के साथ साथ कर ले, विल सपोर्ट यू। आफ्टर सर्टेन पॉइंट मेरे को ना इसमें स्कोप दिखने लग गया एफिलिएट में, बिकॉज उस टाइम पे मैं कमाने लग गई थी। मैं 50-60 हज़ार रुपये हर महीने कमा रही थी अपनी स्टडीज़ के साथ साथ, कॉलेज के साथ साथ मैं कर रही थी अपने सेकेंड ईयर में, नहीं थर्ड ईयर था मेरा, सॉरी। तो अपने थर्ड ईयर में मैं कॉलेज के साथ साथ अपनी चीज़ें स्टार्ट कर रही थी। बस मेरे आखिरी के ना 6 या 7 महीने रह गए थे। मैंने 5 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए थे, मेरा आखिरी का 6 सेमेस्टर पड़ा था और उसके एग्ज़ाम्स 6-7 महीने के बाद होने थे। एंड मुझे ये था कि भाई 7 महीने, और वहाँ पे ना एट दी एंड जब कोई कॉलेज स्टूडेंट होगा ना तो वो रिलेट कर पा रहा होगा, जब आखिरी के जब आपके पास लास्ट सेमेस्टर पे आते हो ना तो आपके पास प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, आपके इंटरनल्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, आपके आप कितने ज़्यादा प्रेजेंट रहते हो क्लास में, है ना, आपका वो चीज़ भी अटेंडेंस चेकआउट होती है। तो मुझे ये चीज़ थी कि भाई अगर मैं पार्ट टाइम में 50,000 कमा रही हूँ, तो अगर मैंने इसको 7 महीने जो मुझे कॉलेज पे अपना फोकस देना, अगर मैंने अपने काम में फोकस कर लिया तो मैं शायद इससे भी ज़्यादा और बेटर कर सकती हूँ। मेरी स्किल्स कितनी ज़्यादा पॉलिश होंगी, मुझे कितना एक्सपोजर मिलेगा, मैं कितने ज़्यादा नए नए लोगों के कॉन्टैक्ट्स में आऊँगी, इंट्रैक्शन होगा, और उस इंट्रैक्शन से मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा, रेदर देन जस्ट मैं एक स्कूल और कॉलेज की लाइफ में बाउंड, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। तो मुझे वो ये चीज़ नहीं चाहिए थी, और ये चीज़ कन्विंस करने में मुझे मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। और बाद में भी जब मैंने, चलो ठीक है, क्योंकि जब पता होता है ना करना क्यों है, तो एट दी एंड हम कन्विंस कर ही लेते हैं अपने पेरेंट्स को। तो कर लिया था कन्विंस, पर फिर भी आज तक भी वो ये चीज़ मुझे कई बार बोल देते हैं कि भाई तू ना वो जो तेरा लास्ट सेमेस्टर है ना तो कर ले, क्लियर है उसको कर ले। तो मुझे भी यही चीज़ होती है कि चलो ठीक है पेरेंट्स बोल रहे हैं, बट जब आप उनको पैसों से वो चीज़ें प्रोवाइड करवा के दोगे ना, जो एक टाइम पे उनका सपना था, जो उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, जो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, और जब आप अपने आप को उतना पॉलिश कर लोगे ना तो डिग्री कोई नहीं आज के टाइम पे पूछता है। लोगों का ना मेन यही चीज़ होती है कि भाई एक बार मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए फिर मैं काम करना शुरू करूँगी। और जब तक आप डिग्री कंप्लीट करते हो ना, आफ्टर अ डिग्री आपके ऊपर भी बहुत पेरेंट्स जो है वो बर्डन डाल देते हैं, उनको भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फिर आप अपने आप को ना इतना ज़्यादा एक्सपोजर दे नहीं पाते हो कि आप, क्योंकि अब आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप जिस टाइम पे आपको काम करना चाहिए था उस टाइम पे आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, सोच के वेस्ट कर दिया, या इधर उधर अय्याशी करने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया, जिस टाइम पे आपको एक्चुअली काम करना चाहिए था। तो वो चीज़ अगर आप पहले कर लेते तो आज शायद आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने पेरेंट्स को भी हेल्प कर पा रहे होते और खुद को भी सपोर्ट कर पा रहे होते। और मेजॉरिटी जहाँ पर लोग कंफ्यूज हो रखे हैं कि भाई आफ्टर ग्रेड या आफ्टर पोस्ट ग्रेड क्या करना है, आपके पास एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज़ तो रहती। तो मुझे यही चीज़ थी कि मैंने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ कन्विंस करी रही हूँ। मैं कौन सा कोई और चीज़ कर रही हूँ, मेरे को पता है कि भाई इस चीज़ के अंदर कोई स्कोप नहीं है, मुझे आगे पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इस एग्जैक्टली इस फील्ड से मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं मिलने वाला है, ना ही नॉलेज मेरी इंप्रूव हो रही है। इससे बढ़िया मैं साइड बाय साइड कुछ और करूँ, और जहाँ पे पार्ट टाइम में मुझे इतना आ रहा है, ऑब्वियसली बात है मैं 7-8 महीने किसी चीज़ में क्यों वेस्ट कर दूँ, जहाँ पे मैं अगर अपने फोकस को शिफ्ट करके किसी अच्छी चीज़ में काम करूँगी तो ऑब्वियसली मेरे को रिजल्ट्स और आउटकम बढ़िया मिलेगा। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, पैसा आप दोबारा कमा लोगे, टाइम जो अब जा रहे हो वो 8 महीने अब ज़िंदगी में अगर मैं उधर वेस्ट कर देती वो कभी ना आते। और शायद मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो उन्हीं 8 महीनों में हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली है। जहाँ पे मैं सिर्फ पार्ट टाइम में 2 या 3 घंटे दे के काम कर रही थी, अब मैं सारा दिन दे पा रही हूँ, काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मेरे को मिलने लगे हैं, मैं काफ़ी सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स के अंदर आ रही हूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बढ़िया। आई कैन से वन थिंग कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आपके हिसाब से क्या वो चीज़ें जो एक एवरेज पर्सन को और एक सक्सेसफुल पर्सन को डिफर करता है माइंडसेट के टर्म्स में? द मेन थिंग इज दिस एवरेज माइंडसेट। व्हाई दे आर एवरेज? बिकॉज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग देयर नॉलेज, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग देयर मनी टू इंक्रीज टू एक्सपैंड देयर नॉलेज। ठीक है, वो डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो सोचते हैं क्या, क्यों, कैसे होगा। और जो देखो एक माइंडसेट जो होता है ना, रिच और पुअर, एवरेज या एक जो टॉप माइंडसेट है, वो पैसे से नहीं होता है। किसी भी इंसान को पैसे से जज नहीं किया जा सकता कि हाँ ये रिच, वो उसका है, ये रिच है, ये पुअर है। जज होता है आपके माइंडसेट से।
अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि भाई मेरे को कुछ भी चीज़ हो मुझे कंप्लेन करनी है, कोई भी चीज़ हो मुझे एफर्ट्स नहीं डालने हैं, मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ बट एफर्ट्स देने के लिए आई एम नॉट रेडी, मैं टाइम देने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ, कैसे पैसा आएगा? तुम्हें पैसा भी नहीं कमाना है पर तुम्हें टाइम भी नहीं देना, तुम्हें सीखना भी नहीं है, तुम्हें इन्वेस्ट भी नहीं करना है, कोई लॉटरी लगने वाली है कैसे करोगे? कोई ऐसी स्कोप्स नहीं है। तो तुम्हें वहाँ पर यही चीज़ है कि जो इंसान जो करना चाहता है लाइफ के अंदर, दे आर रेडी टू लर्न, उनका वाई क्लियर है, हाउ अपने आप फिगर आउट वो कर लेंगे। क्योंकि शुरू करने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखो, आपने भी जब अपनी जर्नी शुरू करी होगी या मैंने अपनी जर्नी, हमें भी नहीं पता था कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हमें भी नहीं पता था ये चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी भी कि नहीं करेंगी, बट एक डिसीजन बनाया, शुरू किया, जो होगा देखा जाएगा, करते हैं कि बाद में रिग्रेट ना रहे कि भाई अपने आप को मौका नहीं दिया। कर सकते थे, टाइम था, एफर्ट था, विल पावर थी, एज भी छोटी थी, कर सकते थे, बट डर की वजह से नहीं किया कि कल को क्या हो जाए या 4 लोग क्या बोलेंगे। उस चीज़ की वजह से अगर हम अपने आप को बाउंड कर लेते तो आई डोंट थिंक सो कि आज आप ये पॉडकास्ट भी रन कर रहे होते, आपके 1 लाख भी सब्सक्राइबर्स हो पाते पिछले 1 साल के अंदर, विच इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। 1 साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर्स, तो शुरू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट टाइम का वेट करते रहोगे कि भाई सारी चीज़ों की नॉलेज हो, मुझे सब आ जाए तो मैं शुरू करूँगा, वो परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आने वाला। ओशिन, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे क्लियर हुई है, एंड डेफिनेटली दे आर मोर थिंग्स जो हमें क्लियर करनी है, बातें करनी है इसके बारे में, बट आई थिंक कि 1 पॉडकास्ट इज़ नॉट एनफ, एक में नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैं चाहूँगा कि हम डेफिनेटली हम दोबारा से मिलेंगे, कभी दोबारा से एक पॉडकास्ट और करेंगे अगर लोगों ने चाहा तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपका जो भी फीडबैक है इस पॉडकास्ट का वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशंस हो, हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इस पॉडकास्ट को जितना हो सकता है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और ख़ासकर उन लोगों के साथ में जिनको ज़रूरत है कुछ पैसे कमाने की। थैंक यू सो मच ओशिन, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच।